दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर दुनिया से सारे कीड़े गायब हो जाएं तो क्या होगा? आपको शायद लगेगा कि मच्छर और मक्खी गायब हो गए तो बस प्रॉब्लम खत्म। बिल्कुल नहीं। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि ये छोटे से जीव दुनिया के सबसे बड़े इको इंजन हैं। मधुमक्खियां, तितलियां और बीटल्स के बिना सिर्फ आपका गार्डन ही नहीं, पूरी धरती और इंसानियत मुश्किल में आ जाएगी। क्योंकि जो काम ये इंसेक्ट्स करते हैं वो ना सिर्फ पौधे की जिंदगी के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी प्लेट्स तक आने वाले खाने का भी असली राज है। तो चलिए इस दिमाग घुमा देने वाले वर्ल्ड में डाइव करते हैं और समझते हैं कैसे ये छोटे कीड़े पेड़ पौधों की ग्रोथ के पीछे का असली मैजिक है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कीड़े पौधे उगाते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि कीड़े और पौधों के बीच का कनेक्शन क्या है। प्लांट्स जो अपने फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं, उनका सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है एक फ्लावर के मेल पार्ट स्टेमन से पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। ये एक प्रक्रिया है जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस के दौरान पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जहां ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और नए बीज और फ्रूट्स का जन्म होता है। आप बस ये समझ लो कि पॉलिनेशन के बिना पौधे फ्रूट्स और सीड्स नहीं बना सकते और ये इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पे ये कीड़े एक हीरो की तरह आते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को संभालते हैं। आओ देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। चलो एक मधुमक्खी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब मधुमक्खी नेक्टर के लिए एक फ्लावर पे बैठती है तो उसके बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फूल पे जाके बैठती है, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे नए सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। मजे की बात तो ये है कि मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं बनाती, मधुमक्खियों के बिना दुनिया की 1/3 फसल उग ही नहीं पाएगी। और ये बात सिर्फ मधुमक्खियों तक सीमित नहीं है। तितलियां, बीटल्स और कभी कभी तो पक्षी और चमगादड़ भी पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि प्लांट्स अपने फ्रूट्स और सीड्स बना के अगली जनरेशन के लिए तैयार हो सकें। पर अब सोचिए अगर इंसेक्ट्स गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्योंकि 75% से ज्यादा फूल वाले प्लांट्स डायरेक्टली कीड़ों पर डिपेंड करते हैं। इनके बिना बादाम, एप्पल्स, कॉफी और चॉकलेट्स जैसे खाने हमारे लिए लग्जरी बन जाएंगे। ये कीड़े कितने बड़े स्केल पर काम करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि एक बम्बल भी एक दिन में 2000 फ्लावर्स तक पॉलिनेट कर सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक तितली या मधुमक्खी देखें तो उसे मारना मत, क्योंकि ये नेचर की एक छुपी हुई सुपर हीरो हैं। इनके बिना हमारे गार्डन्स, खेत और पूरा प्लेनेट अधूरा है। तो दोस्तों, हमारी धरती पे समुद्र का एक हिस्सा ऐसा है जो प्लेन्स और शिप्स को ऐसे निगल जाता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये एक ऐसा राज है जो साइंस भी आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पा रही है। ये है बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक ओशन में एक ऐसी जगह जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ हजारों लोग और अनेक जहाज बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है या फिर कुछ और क्या इसमें एलियंस का हाथ भी हो सकता है? तो चलिए आज इस राज को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। यह है बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर में एक ट्रायंगुलर रीजन जो मायामी, बरमूडा और प्योर्तो रिको के बीच पड़ता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और अनएक्सप्लेन्ड लोकेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ हजारों जहाज और प्लेन्स बिना किसी वार्निंग के गायब हो चुके हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कई बार इस जगह को स्टडी करने की कोशिश की, पर जितना समझने की कोशिश की उतना ही ये राज और गहरा होता गया। सबसे पहला केस था क्रिस्टोफर कोलंबस का। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो इस रीजन से गुजरे तो उन्होंने हवा में एक अजनबी रोशनी देखी जो समुद्र से ऊपर उठ रही थी। उनका कंपास भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले केसेस भी सिर्फ एक या दो नहीं, हजारों हैं। कुछ केसेस इतने अजीब हैं कि उनका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं मिलता। 1918 में एक अमेरिकन नेवी शिप यूएसएस साइक्लॉप्स, जिसमें 309 लोग थे, बिना किसी एसओएस सिग्नल के गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई क्लू, और आज तक उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिला। उसके बाद 1945 में 5 फाइटर जेट्स जो ट्रेनिंग मिशन पर गए थे एक साथ रेडार से गायब हो गए। पायलट ने अपने लास्ट रेडियो मैसेज में बोला कि कंपास काम नहीं कर रहा, सब कुछ अजीब लग रहा है, और फिर रेडियो सिग्नल कट हो गया। इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी गायब हो गया। तो सवाल ये है कि यहाँ ऐसा क्या है? बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ मीथेन गैस बबल्स ओशन फ्लोर से निकलते हैं जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और शिप्स डूब जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड अजीब होती है जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। इस वजह से पायलट्स और कैप्टन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और समुद्र में खो जाते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यहाँ रोग वेव्स बनती हैं, 100 फीट तक ऊंची लहरें जो बड़े से बड़ा शिप 1 सेकंड में डुबाने की ताकत रखती हैं। लेकिन एक सवाल अब भी है, अगर ये सब नेचुरल है तो फिर भी लाशें और मलबा क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग इस कनेक्शन में सबसे मिस्टीरियस और शॉकिंग थ्योरी सजेस्ट करते हैं, एलियंस। ये लोग कहते हैं कि यहाँ एक सीक्रेट अंडर वाटर एलियन बेस है
जो हो सकता है हमारी शिप्स और प्लेन्स को स्टडी करता है। बहुत सारे पायलट्स और सेलर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और ब्राइट लाइट्स देखी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस यहाँ एक वार्म होल या टाइम पोर्टल बनाते हैं जिसमें शिप्स और प्लेन्स फंस जाते हैं। खैर जो भी हो, एक बात तो तय है, बर्मुडा ट्रायंगल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और जब तक इसका सच सामने नहीं आता ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा राज बना रहेगा। आपको क्या लगता है बर्मुडा ट्रायंगल में क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आप एक बीच पर खड़े हो और धीरे धीरे पानी में चलना शुरू करो तो आप अंत में कितनी गहराई तक जा सकते हो? पानी पहले घुटने तक, फिर कमर तक, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप समुद्र की गहराई देखकर हैरान हो जाओगे। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र आखिर कितना गहरा हो सकता है? क्या इंसान ने कभी समुद्र के अंत तक पहुंचने की हिम्मत की है? और अगर हाँ तो वहाँ क्या छू? समुद्र की गहराई का एक सफर करने वाले हैं और जो सच सामने आएगा शायद वो आपको हैरान कर दे। अब सोचना शुरू कीजिए कि आप सीधा नीचे जा रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के, बिना किसी सबमरीन के। सबसे पहले आपको अंधेरे का एहसास तभी होने लगेगा जब आप सिर्फ 10 मीटर तक पहुंच जाओगे। यहाँ पानी का प्रेशर 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ बिना किसी गियर के रहोगे तो आपके लंग्स पिचक सकते हैं। धीरे धीरे आप 214 मीटर नीचे पहुंचोगे जो इंसानी बॉडी की एक्सट्रीम लिमिट है। फ्री डाइवर हर्बर्ट निश ने बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के इतनी गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया था, पर इस गहराई पर आम इंसान की बॉडी कोलैप्स होने के बिल्कुल करीब होती है। 830 मीटर नीचे ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितना गहरा है। सोचिए अगर बुर्ज खलीफा को समुद्र में डाल दिया जाए तो अब आप उसके रूफटॉप तक पहुंच सकते हैं। इस गहराई तक सिर्फ स्पेशल सबमरीन्स ही पहुंच सकती हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब और नीचे चलते हैं 1000 मीटर तक। अभी तक भी हमारा सिर्फ 10% सफर पूरा हुआ है और यहाँ एक और मिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ तक सरफेस की हल्की सी भी रोशनी नहीं पहुँचती, आप बिल्कुल अंधेरे में होंगे। यहाँ वही क्रिएचर सरवाइव कर सकते हैं जो अपनी बॉडी से रोशनी निकालते हैं। मतलब यहाँ रहती है ग्लोइंग जेलीफिश, जायंट स्क्विड और मॉन्स्टर्स डीप सी फिश। फिर 1212 मीटर यहाँ तक सिर्फ सबसे एडवांस मिलिट्री सबमरीन्स पहुंच सकती हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं और उसके बाद इंसानी दुनिया खत्म। 3800 मीटर नीचे आपको मिलेगा डूबा हुआ टाइटैनिक जो 1912 में डूब गया था और आज भी उसके टुकड़े यहीं पड़े हैं। 5000 मीटर के नीचे शुरू हो जाता है ये एबिसल जोन। इस लेवल पे प्रेशर 5000 हाथियों के वेट के बराबर होता है। साथ ही यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर होते हैं और यहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे अजीब क्रिएचर्स, वैम्पायर स्क्विड, जायंट आइसोपॉड्स और गल्पर ईल्स जो किसी साइफाई हॉरर मूवी के मॉन्स्टर्स लगते हैं। 10,984 मीटर पर है चैलेंजर डीप, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट। ये 6.8 मील नीचे है और अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके भी यहाँ डाल दो तो भी उसके नीचे तक 1 मील का गैप बचेगा। मतलब माउंट एवरेस्ट भी पूरा का पूरा डूब सकता है और तब भी समुद्र की गहराई खत्म नहीं होगी। पर अब सवाल ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, अब तक सिर्फ 3 लोग इस गहराई तक सरवाइव कर पाए हैं। 1960 में जैक स्पिकार्ड और डॉन वॉल्श एक स्पेशल सबमरीन ट्रिस्टे में बैठकर चैलेंजर डीप तक गए। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसी दुनिया जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर 2012 में हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन जो टाइटैनिक और अवतार मूवी के डायरेक्टर हैं, वो सोलो डाइव करके यहाँ तक पहुँचे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमने समुद्र का सिर्फ 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। हम चांद और मार्स का मैप बना चुके हैं पर अब तक हम अपने ही समुद्र की गहराई नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, जब आप किसी रात में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको हजारों तारे चमकते दिखते हैं, जैसे किसी ने काले बोर्ड पे छोटे छोटे बल्ब जला दिए हों। लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है वही आसमान एकदम खाली हो जाता है। कहीं कोई तारा नहीं, बस एक बड़ा चमकता हुआ सूरज और एक नीला आसमान दिखाई पड़ता है। तो क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि जो तारे रात के आसमान की रौनक बढ़ा रहे होते हैं वो दिन के समय गायब क्यों हो जाते हैं? क्या उनकी बैटरी ऑफ हो जाती है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? और आइए आज जानते हैं तारों का राज। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और आसमान के नीले होने का रीजन। सो होता क्या है, दिन के वक्त सूरज की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है। हवा के मॉलिक्यूल्स उस लाइट को फैला देते हैं और खासकर छोटी वेवलेंथ वाली ब्लू लाइट ज्यादा बिखर जाती है। इसी वजह से हमें आसमान एक बड़े ब्लू कैनवास की तरह दिखाई देता है। पर इसका एक साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से पूरा आसमान एक चमकता बैकग्राउंड बन जाता है, इतना ब्राइट कि उसके अगेंस्ट कोई और
छोटी रोशनी दिख ही नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप एक स्टेडियम में हो जहाँ एक बड़ी फ्लड लाइट जल रही है। ऐसे में अगर कोई छोटी टॉर्च ऑन करे तो क्या वो दिख पाएगी? बिल्कुल नहीं, बड़ी फ्लड लाइट की चमक उसे छुपा देगी। सूरज की रोशनी भी कुछ इसी तरह काम करती है। आसमान में हर वक्त तारे होते हैं, पर सूरज की ब्राइटनेस उन्हें हमसे छुपा देती है। पर फिर एक सवाल उठता है, क्या हम दिन के टाइम तारे देख सकते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस में तारे दिन के समय भी दिखाई दे जाते हैं। जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स दिन के समय भी स्टार्स को क्लियरली देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो लाइट को स्कैटर करे। दूसरा, अगर एक पावरफुल टेलीस्कोप यूज किया जाए जो एटमॉस्फेयर की चमक को फिल्टर करे, तो वीनस, जुपिटर जैसे ब्राइट प्लैनेट्स और कुछ स्टार्स दिन में भी ग्लिम्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कभी तो नोटिस किया होगा कि चांद दिन के समय भी दिख जाता है। रीजन सिंपल है, वो हमसे पास है और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके इतना ब्राइट हो जाता है कि एटमॉस्फेयर की ग्लेयर भी उसे छुपा नहीं पाती। और सुबह या शाम के वक्त जब सूरज उगने या ढलने पे होता है और उसकी रोशनी ज्यादा स्कैटर हो चुकी होती है, तब कभी कभी वीनस जैसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स खाली आंखों से भी दिख जाते हैं। इसीलिए उसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि दिन के वक्त ऐसा जरूर लगता है कि आसमान खाली है, पर असल में तारे कहीं नहीं गए होते। वो हमेशा अपनी जगह पर होते हैं, पर सूरज की रोशनी और एटमॉस्फेयर की स्कैटरिंग उनकी शाइन को हमसे छुपा देती है। रात होते ही जब वो सूरज की रोशनी गायब होती है, तब एकदम से वो करोड़ों तारे कॉस्मिक शो शुरू कर देते हैं जो दिन के वक्त भी वही था, बस हमारी आंखें उन तक पहुंच नहीं पाई। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ठीक से समझ आ गया होगा। आपने कभी ये सोचा है कि मरने के बाद बॉडी में क्या क्या होता है? आत्मा निकलती है या नहीं? हम स्वर्ग में जाते हैं या नरक में? इन सब की बातें तो हम नहीं करेंगे, पर साइंस की मदद से जानेंगे कि मरने के बाद कैसे हमारा शरीर धीरे धीरे चेंज होता है और कैसे फॉरेंसिक के डॉक्टर्स इन चेंजेस को डिकोड करके टाइम और डेथ का कारण पता लगा लेते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में जानेंगे कि मौत के बाद बॉडी के साथ क्या होता है। डेथ के बाद सबसे पहला बड़ा चेंज होता है रिगोर मोर्टिस, यानी बॉडी का स्टिफ हो जाना। आपने देखा होगा कि मुर्दा लाशें अकड़ जाती हैं, उनको हिलाना या उनके हाथ की मुट्ठी खोलना बड़ा मुश्किल होता है। वो इसी कारण होता है। ये प्रोसेस डेथ के 2 से 4 घंटे बाद शुरू होता है। इस स्टेज में बॉडी के मसल्स टाइट हो जाते हैं और जिस पोजीशन में डेथ हुई थी उसी में बॉडी फ्रीज हो जाती है। धीरे धीरे ये अकड़न बढ़ती है और 6 से 12 घंटे के अंदर पीक कर जाती है। फिर करीब 24 से 36 घंटे बाद बॉडी के मसल्स टूटने लगते हैं और बॉडी फिर से फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके बाद एक स्टेज आता है जिसे कहते हैं लिवर मोर्टिस। इस स्टेज में मौत के बाद खून ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल होने लगता है। बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स काले और पर्पल रंग के हो जाते हैं और ऊपरी हिस्सा पेल पड़ जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खून के इसी बहाव से ये समझते हैं कि बॉडी को डेथ के बाद हिलाया गया था या नहीं। फिर इस स्टेज के बाद लाश ठंडी होने लगती है। हर घंटे लाश का टेम्परेचर लगभग 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरता है, जब तक वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बराबर नहीं हो जाता। इस स्टेज को एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है और इसी कूलिंग से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डेथ का टाइम एस्टिमेट कर लेते हैं। और फिर आखिरी में आता है सबसे घिनौना और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज, डीकम्पोजिशन, मतलब लाश सड़ने लगती है। मौत के बाद बैक्टीरिया और एंजाइम्स अपना काम शुरू करते हैं। पहले इंटरनल ऑर्गन सड़ते हैं और गंदी बदबू आने लगती है, और फिर कीड़े बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं। सबसे पहले मक्खियां बॉडी पर अटैक करती हैं और अपने अंडे वहां डिपॉजिट करती हैं। ये अंडे मैगट्स में बदलते हैं और बॉडी को खाना शुरू करते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन कीड़ों की एज से पता करते हैं कि डेथ कितने दिन पहले हुई। सोचो, एक छोटी सी मक्खी भी एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मौत एक अंत लगता है, लेकिन साइंस के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बताता, बल्कि कई बार इंसाफ का रास्ता भी बनाता है। तो अब आप जान गए कि मौत के बाद इंसान की बॉडी किस किस प्रोसेस से गुजरती है और कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौत के टाइम का पता लगाते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ नया जानने मिला होगा। ऐसी दोस्तों जरा सोचो, एक औरत जो माँ बनना चाहती है, एक आदमी जो घर में एक नन्ही हंसी सुनना चाहता है, और एक जिंदगी जो दुनिया में आने के लिए बेचैन है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। ना कोई गलती की, ना कोई पाप हुआ, फिर भी किस्मत ने उन्हें माँ बाप बनने से रोका हुआ है। पर दोस्तों, जब प्रकृति हाथ छोड़ देती है ना, तब साइंस अपना हाथ बढ़ाता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया है कि अब बच्चे माँ के पेट में नहीं, एक शीशे के टुकड़े में पैदा होना शुरू हो चुके हैं। ये है IVF, एक ऐसी मेडिकल टेक्निक जिससे आज बच्चे मशीनी रूप से पैदा हो रहे हैं। लेकिन सवाल है, कैसे होता है ये? क्या ये कुदरती प्रेगनेंसी जैसा होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे हुआ बच्चा असली होता भी है? सो चलो आज समझते हैं कि IVF टेक्नोलॉजी से बच्चे होते कैसे हैं। और पहले ये समझते हैं कि इन तरह से बच्चे करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आज के जमाने में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक बहुत आम दिक्कत
आदत बन चुकी है। हर 6 में से एक कपल को नेचुरली बच्चे करने में दिक्कत होती है। कई बार प्रॉब्लम औरत में होती है, जैसे ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, PCOS या हार्मोनल इश्यूज। तो कभी आदमी में दिक्कत जैसे लो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी का इशू होता है। पर कई केस में दोनों बिल्कुल हेल्दी होते हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, जिसे डॉक्टर्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं IVF को। दोस्तों, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास के अंदर और फर्टिलाइजेशन मतलब बीज मिलन, यानी लैब में अंडे और स्पर्म को मिलाना। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन माँ के यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन IVF में क्या होता है, माँ को सबसे पहले तो कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि ज्यादा एग्स बन सके। फिर होता है एग रिट्रीवल। इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद लेके नीडल से एग बाहर निकाले जाते हैं। एग्स निकालने के बाद बाप का स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और फिर एक लैब में उन दोनों को एक पेट्री डिश में मिला दिया जाता है। धीरे धीरे जब एम्ब्रियो बन जाता है, उसे कुछ दिन लैब में ही ग्रो किया जाता है और फिर कुछ समय बाद 1 या 2 एम्ब्रोज माँ के यूट्रस में वापस डाल दिए जाते हैं। सक्सेस होने पर इम्प्लांटेशन होता है और फिर वही नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह प्रोसेस आगे बढ़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि IVF से बच्चा नेचुरल नहीं होता, पर सच ये है, एम्ब्रियो, जीन्स, DNA सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कुदरती तरीके में, बस इसमें फर्टिलाइजेशन एक कंट्रोल लैब में होती है। कुछ लोग तो IVF को मशीन का बच्चा भी मानते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि माँ का प्यार, उसकी केयर और बच्चा सब कुछ उतना ही असली होता है जितना किसी और माँ का। IVF ने तो मेडिकल साइंस को एक नए लेवल पर ले जाकर एक सिंपल सी चीज सिखाई है, जिंदगी चाहे जैसी भी शुरू हो, जब तक उसमें प्यार हो वो हमेशा खास होती है। तो अगर आप या आपके किसी जानने वाले को IVF के बारे में डाउट्स थे, उन्हें ये फैक्ट्स बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या IVF सोसाइटी में पूरी तरह से एक्सेप्ट हो चुका है या लोग अभी भी डरते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि इंडिया के लोग वैसे पतले होते हैं, लेकिन सबके पेट बाहर निकले होते हैं। बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे, हाथ पैर काफी पतले होंगे, लेकिन बीच से मटके की तरह पेट बाहर निकला होता है। लेकिन वहीं दूसरे देशों में अगर आप देखो तो लोग या तो पूरे मोटे होते हैं या फिर नहीं। ये होता है स्किनी फैट, एक ऐसा बॉडी टाइप जो भारत के लोगों को काफी इफेक्ट करता है। इससे लोगों को लगता है कि वो हेल्दी हैं, लेकिन अंदर से डायबिटीज, फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार होते हैं। तो सवाल ये है कि इंडियन स्किनी फैट क्यों होते हैं और साथ ही हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये ना हो। तो चलिए आज के एपिसोड में हम इंडियंस के निकलते हुए पेट के पीछे के साइंस को समझते शुरू करें। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि स्किनी फैट का मतलब क्या है। दोस्तों, स्किनी फैट एक पैराडॉक्स है, मतलब आपका वेट नॉर्मल है या कम है, लेकिन बॉडी में ज्यादा फैट है और मसल कम होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है विसरल फैट। अब ये क्या भला है? दोस्तों, विसरल फैट वो होता है जो आपके लिवर, इंटेस्टाइन्स और पैनक्रियास जैसे ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। इसका काम इमरजेंसी के टाइम में एनर्जी देना होता है, लेकिन जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, जो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को स्लो और बेकार कर देते हैं। इस फैट का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसका सीधा रिलेशन है डायबिटीज और दिल की बीमारियों से। तो अब सवाल है कि ये होता क्यों है? देखो, इसके 2 मेन कारण हैं। पहला तो आज का इंडियन लाइफस्टाइल, सुबह चाय बिस्किट, दिन में व्हाइट राइस या मैदा, रात को लेट डिनर, खाने में प्रोटीन ना के बराबर और प्रोसेस्ड कार्ब्स ज्यादा। जिम जाना या रेगुलर वर्कआउट करना एक लग्जरी की तरह माना जाता है। लोग पतले दिखते हो, फिट हो क्या के भूल जाते हैं कि अंदर मसल मास 0 है। और दूसरा कि इंडियन जेनेटिक्स भी इसकी थोड़ी जिम्मेदार है। एक रिसर्च के हिसाब से हमारी बॉडी थिन फैट फिनोटाइप दिखाती है, जिसमें ओवरऑल वेट कम होता है लेकिन पेट के पास फैट ज्यादा होता है। अगर आप स्किनी फैट हो तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ पे। ऐसे लोग हार्ट डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOS, इवन कैंसर के काफी रिस्क में होते हैं। तो अब सवाल है, इसका समाधान क्या है? पहला तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करो। बॉडी में मसल मास बढ़ाना होगा, उसके लिए प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। दाल, पनीर, अंडे, टोफू ये ज्यादा खाएं और हाई फैट और कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना कम खाएं। नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पे फोकस करो, जिसमें लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, वॉक करना ये सब हो। तो अगली बार जब आप या आपके आसपास कोई बोले यार तू तो पतला है, टेंशन क्यों ले रहा है, तो याद रखना पतला दिखना और हेल्दी होना दो अलग चीजें हैं। बाहर से भले उतने मोटे ना लगे, लेकिन अंदर से फिट रहना वो असली गेम है। तो उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा।
दोस्तों जरा सोचो, आप एक सुबह उठते हो लेकिन जैसे ही आईने में देखते हो आपका चेहरा पूरा झुर्रियों से भर चुका है, बाल काले से सफेद हो चुके हैं और सेहत ऐसी हो गई जैसे आप 80 साल की हो। कितना अजीब होगा ना, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो हम सबने मान लिया है। पर क्या हो अगर इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है? और उससे भी जरूरी, ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में जो हम बूढ़े होते हैं? आज हम जानेंगे इंसान के बुढ़ापे के पीछे की साइंस को। दोस्तों हमारा शरीर करोड़ों खरबों सेल्स से मिलके बना होता है। हर सेकंड अंदर ही अंदर ये लाखों सेल्स डिवाइड होते हैं और इनके अंदर होता है डीएनए। अब जैसे एक फोटोकॉपी मशीन बार बार चलती है, शुरू में तो परफेक्ट कॉपी आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा धुंधला, थोड़ा फेडेड प्रिंट आता है। वैसे ही होता है हमारे डीएनए के साथ। हर बार जब सेल डिवाइड होता है तो नई कॉपी में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और वहीं से हमारे सेल्स धीरे धीरे कमजोर और बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन असली कारण बनता है टेलोमेरेज। ये क्रोमोसोम्स के एंड पर छोटी टोपी जैसे होते हैं और जब तक ये लंबे हैं हमारे सेल सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हर बार जब सेल डिवाइड होता है टेलोमेरेज छोटा होता जाता है। धीरे धीरे एक दिन आता है जब ये इतना छोटा हो जाता है कि सेल बोलता है कि अब और डिवाइड नहीं कर सकते और वहीं से शुरू होती है बुढ़ापे की गिनती। जैसे ही टेलोमेरेज बहुत छोटे हो जाते हैं फिर एंट्री होती है एक और विलेन की, फ्री रेडिकल्स। सोचो आपके घर में छोटे छोटे चोर घुस आए जो फर्नीचर तोड़ रहे हैं, दीवारें खराब कर रहे हैं। वैसा ही फ्री रेडिकल्स करते हैं हमारे सेल्स के अंदर। ये ऑक्सीजन यूज करते वक्त निकलते हैं और डीएनए, प्रोटीन्स और फैट्स को डैमेज कर देते हैं। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे रिंकल्स, स्किन डलनेस, थकान और बीमारी होती है। फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए हमारे शरीर के पास एक डिफेंस सिस्टम भी होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म और इम्यून सेल्स हैं। बचपन में ये सिस्टम काफी एक्टिव होता है, हर छोटी सी प्रॉब्लम फिक्स कर देती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कमजोर पड़ने लगता है और फ्री रेडिकल ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? दोस्तों अभी के लिए अमर होना सिर्फ मूवीज में पॉसिबल है, लेकिन साइंस ने ये तो प्रूव कर दिया है कि लाइफस्टाइल से बुढ़ापे को धीमा किया जा सकता है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेस कम रखते हो, स्मोकिंग और दारू अवॉइड करते हो, तो इन सबसे टेलोमेरेज लंबे समय तक टिकता है। साथ ही दुनिया भर में साइंटिस्ट जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स और एंटी एजिंग दवाइयों पर भी काम कर रहे हैं जो शायद एक दिन बुढ़ापे को डिले कर दें। तो जी हाँ, बुढ़ापे को धीमा किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं। पर सोचो ये कितनी डरावनी बात है ना कि हम सब के अंदर एक इनविजिबल घड़ी चल रही है। हर धड़कन, हर सांस, हर दिन हम उस फाइनल अलार्म के करीब जा रहे हैं। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।